जी यार ये ना सेटिंग। जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। स्वागत है आज आपका डिजिटल सारथी पेज और यूट्यूब चैनल पर, डिजिटल सारथी का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच एक और सूचनार्थ का कार्यक्रम लाए हैं। सूचनार्थ का जैसे आपको पता है, सूचनार्थ में हम एक कोई सरकारी विभाग को अपने बीच लाते हैं, उनके विभाग से किसी कर्मचारी को और या अधिकारी को, और उनके द्वारा उस विभाग के बारे में जानते हैं और सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि विभाग और जो आम नागरिक है उनके बीच में किस प्रकार से समन्वय बैठ सके। तो आज हमारे बीच हैं पंकज कुमार जी, जो कि उप शिक्षा अधिकारी हैं, चक्राता में वर्तमान में नियुक्त हैं। वे काफी समय से शिक्षा के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उससे पहले वो नौसेना में थे 15 साल तक, और उसके बाद वे शिक्षा विभाग में लगे हैं पीसीएस के द्वारा, और अभी वे वर्तमान में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी हैं, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और उसके साथ साथ वे उप शिक्षा अधिकारी भी हैं चक्राता ब्लॉक में। तो आज हमारा जो विषय है वो है शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए शिक्षा विभाग और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय। तो पंकज कुमार जी, पहले तो धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका। वेलकम सर। जी सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? उसको यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है सर। तो सर पहले तो सर पंकज कुमार जी, थोड़ा हम लोग सूचना कार्यक्रम में हम थोड़ा डिपार्टमेंट का वर्गीकरण जो होता है उसके बारे में समझते हैं। तो थोड़ा अगर आप उसके वर्गीकरण के बारे में बता सकें, जो डिपार्टमेंट है, फिर हम आगे चलते हुए थोड़ा अपने क्षेत्र पर आएंगे। जी सर, थोड़ा डिपार्टमेंट का किस प्रकार से चलता है? धन्यवाद अभिनंदन जी सर। मुझे इस कार्यक्रम में और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं अभी अपने विभाग के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा अपने सभी दर्शकों को। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग जो है हमारा, ये कक्षा 1 से और 12 तक की स्कूली शिक्षा का लुक आफ्टर करता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए को 2 शाखाओं में हमने विभाजित किया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है कक्षा 9 से 12 तक उसमें सामंजस्य होता है, और प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। तो हमारी निदेशालय स्तर से और जो सबसे छोटी हमारी बॉडी है, सबसे जूनियर मोस्ट ब्लॉक लेवल तक, यही हमारी स्ट्रक्चर है। तो इसमें मैं जो प्रथम नियुक्ति यहाँ हुई थी उप शिक्षा अधिकारी के रूप में, तो मुझे कार्य दायित्व में प्रारंभिक शिक्षा का ही दायित्व मिला था। और अभी 1 फरवरी 2021 से मैं खंड शिक्षा अधिकारी के भी कार्य दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी का सेवानिवृत्ति हुई। तो जब तक कोई पूर्णकालिक खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पे तैनात नहीं हो जाती, जब तक ये भूमिका में भी मैं निर्वहन करूंगा। तो ये एक मोटे तौर पे हमारे विभाग का मतलब स्कूल एजुकेशन का एक बाइफरकेशन है। ये मैंने आपको बताया है 2 ब्रांचेज में। जी सर। सर जैसे आपने बताया कि ये खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है सर, इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, अगर आप थोड़ा बता सकें। ब्लॉक सर्वे, क्योंकि वो सीधा लोगों से जुड़ा हुआ होता है, तो इसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें, खंड शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो होता है उसके बारे में अगर थोड़ा बता सकें। जी, एक्चुअली सर पुराने समय में शिक्षा विभाग का एक ही अधिकारी ब्लॉक लेवल पे होता था, जिसको खंड शिक्षा अधिकारी बोलते थे, और उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती थी माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा दोनों की। तो अभी 2012 में सरकार ने ये डिसीजन लिया और 2013 में एक नई नियमावली आई। इस ब्लॉक लेवल पे एक और नए पद की स्थापना की गई, उप शिक्षा अधिकारी। तो इसमें क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के थोड़े से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे, क्योंकि बड़ा दुर्गम हमारा राज्य है, तो बड़े कुछ ऐसे इश्यूज थे जो एक ही ऑफिसर के जिम्मेदारी से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो फिर इसको एक 2 पदों में विभाजित करके उप शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, हालांकि दोनों ही ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, लेकिन दोनों का कार्य दायित्व में थोड़ा सा अंतर था। उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को देखेंगे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, और जो पहले हमारे 2 तरीके के अभियान चलते थे, इसमें 2 प्रोजेक्ट है हमारे शिक्षा विभाग में। सर्व शिक्षा अभियान जो कि
प्रारंभिक शिक्षा को देखता था और राष्ट्रीय जी सर। माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि माध्यमिक शिक्षा को देखता था। तो अभी पिछले 2019 में इनको एकीकरण कर दिया गया, अभी समग्र शिक्षा है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे फिलहाल जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 अधिकारी हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल पे होते हैं, उप शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी। तो खंड शिक्षा जी सर। ये ज्यादा प्रचलित नाम है खंड शिक्षा अधिकारी का, क्योंकि मैं भी इस संकट से काफी जूझ चुका हूँ, क्योंकि हमारा पहला बैच था और उप शिक्षा अधिकारी नाम का पद ये सृजित हुआ था। तो काफी जी लोग समझ नहीं पा रहे थे भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए। पहले तो एसडीआई होते थे, डिप्टी साहब होते थे, और बड़े अलग अलग नामों से हमको बुलाया गया है। कोई एबीएस से जी। कह देता, कोई उपखंड शिक्षा अधिकारी। तो एक पहचान का तो भी संकट रहा है इन 5 सालों में हमारे लिए, तो सर इस पूरे बैच के पंकज लिए। जी, सर इसमें तो यही वाली खैर बात है कि ये जो, अधिकारी इस हाँ विभाग में आए हैं। पंकज जी, इसमें ये है कि बीएसए और एबीएसए जो होते हैं, तो ये जो पद हैं शिक्षक ब्लॉक स्तर पे सिर्फ एक ही अधिकारी होता है, आप ये कह रहे हैं 2 अधिकारी होते हैं? जी ब्लॉक स्तर पे 2 ही अधिकारी के हिसाब से देखा जाए, बाकी शिक्षक वगैरह तो खैर बहुत सारे होते हैं, प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक वगैरह बहुत, अब पर 2 हो गए अधिकारी सर। के यस हिसाब सर, अब 2 हो अभी गए। 2 हैं। तो एबीएसए जो होता है वो क्या होता है? एबीएसए बीएसए जो कहते जी हैं, जी जी जी, वो भी नहीं होते बिल्कुल। हैं अब? एक्चुअली जी, ये उत्तर प्रदेश में वो स्ट्रक्चर है, बीएस से बेसिक शिक्षा अधिकारी वहाँ जनपद स्तर पे होते हैं वो। हमारे यहाँ ये स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहाँ ब्लॉक अच्छा। पे 2 अधिकारी होंगे, उप शिक्षा अधिकारी। फिर हमारा ही प्रमोशन अगला होगा खंड शिक्षा अधिकारी पे। उसके बाद फिर अच्छा। जनपद स्तर पे भी हमारे यहाँ पे 2 जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, एक प्रारंभिक शिक्षा, एक माध्यमिक शिक्षा। और उनको हेड करने के लिए पूरे जनपद के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी का पद है। तो इस तरीके की हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा उत्तर प्रदेश से, और जो उत्तर प्रदेश के टाइम यहाँ पे चलती थी उससे थोड़ा सा ये भिन्न है। अच्छा, तो वो ये बीएसए का जो नाम है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो हमारे अंदर रह गया है, लेकिन वो बीएसए यहाँ पे अधिकारी है नहीं। सर तो इसमें सर अब मेरा अभी थोड़ा बस प्रश्न आ जाता है, जिला हमारा शिक्षा जो आज, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो हम लोग एक बीएसए प्रश्न के आ जाता है स्थान पे सर जिला हमारा जो, शिक्षा अधिकारी है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बीएसए बीएसए लोग काफी बोलते हैं अभी भी, जैसे अरे बीएसए वो है, बीएसए बीएसए वो है, बीएसए है नहीं, तो वो ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जी जाता है। तो पंकज, जब इसमें हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करना चाहूँ, शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए शिक्षा विभाग और स्थानीय नागरिकों के बीच में जो, मतलब समाज का जो पार्टिसिपेशन होता है, कि पहले जैसे ग्राम प्रधान होते थे वो भी कहीं ना कहीं स्कूलों से जुड़े होते थे, अब लेकिन वो थोड़ा समझ, वो बदल गया है, समय उस तरीके से नहीं रहा है। जी तो उसमें अब जो है जी किस प्रकार से लिंकेज कैसा है, जब से आरटीई आया है उसके बाद से लिंकेज जो है, मतलब लिंकेज मतलब कि समन्वय जो है आम नागरिकों का और स्कूल का, वो अभी क्या स्ट्रक्चर जी है उसका? जी। जी सर। तो इसमें मैं, जैसा कि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से हूँ, मेरा भी जन्म एक गांव में हुआ था। जी तो सर। हाँ हमारा जी सर। पहले से ही मतलब शिक्षा और समाज जो हमारी कम्युनिटी है उसका तो बहुत ही एक आपस में बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा प्लेन्स में तो बहुत बड़े बड़े स्कूल अशासकीय जिनको हम कहते हैं, वो कम्युनिटी के सहयोग से स्थापित हुए थे। लोगों ने अपनी जमीनें दान की थी, कई कई सैकड़ों बीघे जमीनें दान दी थी, और वो स्कूल खुलवाए गए थे। ऐसा ही ये काफी लंबे समय से चलता रहा है, लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है हमारे आरटीई एक्ट ने। शिक्षा का अधिकार जी अधिनियम सर। में एक बड़ी अच्छी बात आई है कि हर एक स्कूल के लिए एक एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति बनाई गई है, जो कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से मिलकर बनती है। और इस समिति का बहुत बड़ा रोल है, जो कि एक सेतु का काम करती है समिति, एक समुदाय और विद्यालय के बीच में। तो इसके राइट्स भी हैं इनको, जैसे विद्यालय को मिलने वाली जो भी वित्तीय मदद है उसके बैंक अकाउंट वगैरह में उनका अध्यक्ष और हमारे जो प्रिंसिपल है वो जो सचिव होते हैं उनका नियमित संचालन होता है। और उसके अलावा इस समिति के सहयोग से विद्यालय विकास योजना बनाई जाती है कि भाई हम अपने स्कूल को किस लेवल पे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। और हमारी कई सारी स्कीम है, जैसे मिड डे मील स्कीम है, हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम है, स्वच्छता कार्यक्रम है। और जी सर। अगर कोई ड्रॉप आउट बच्चे हमारे क्लस्टर उस सर्विंग एरिया में है, सेवित क्षेत्र में विद्यालय के, तो एसएमसी इन सब कार्यों में हमारी मदद करती है।
तो ये एक बहुत ही वाइटल लिंक है। और ये जो एसएमसी सदस्य हैं, इनको इनके अधिकार क्या है, इनको क्या विद्यालय में किस तरीके की सपोर्ट करनी है, उसके लिए भी प्रतिवर्ष हमारे यहाँ समग्र शिक्षा के अंदर जो है इनका प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। हम अच्छा। इनको 2 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को ये जी इस सर। तरीके की बुकलेट के ये इनको दी जाती है, जिसमें सारा कुछ, इसमें जो भी योजनाएं हम हमारा विभाग चलाता है वो इस बुकलेट में इन सभी सदस्यों के लिए हम देते हैं, ताकि इनको भी पता चले कि ऐसा थोड़ा सा एक फीलिंग ये थी कि हर आदमी एक स्कूल में इंस्पेक्टर के रोल में जाना चाहता है कि मैं ये चेक करूं, मैं वो चेक करूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक ये अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे अभिभावक है, जो हमारी कम्युनिटी है, उनके अंदर ये भी एक भावना जागृत करने की है कि आपकी भी सपोर्ट की भी जरूरत है स्कूल, क्योंकि जी सर। प्राइमरी स्कूल जो है वो बहुत ही रिमोट एरिया में किसी गांव में स्थित होगा। हमारा अध्यापक इतनी दुर्गम परिस्थितियों में रह रहा होगा। मैं चक्राता की ही बात करूं, आज भी यहाँ ऐसे गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारा जी। अध्यापक वहाँ डटा हुआ है, काम कर रहा है और उन बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। और वो बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो किस तरीके से कर रहा होगा। मैं तो देखता रहता हूँ, मेरे टीचर यहाँ पे सर। बाइक पे वो बच्चों के मिड डे मील के लिए खाना अपनी उस पे लेके जाते हैं, पैदल उसको काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सर मैं इन सारे कार्यों के पंकज जी। लिए हाँ, कम्युनिटी पंकज जी, की मैं सपोर्ट उस की पे आऊंगा। जरूरत मेरा थोड़ा एक प्रश्न है, एसएमसी पर ही है। एसएमसी का अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर बता सके, उसका जो ढांचा होता है एसएमसी के बारे में अगर आप थोड़ा बता सके, एसएमसी के अंदर कितने मेंबर होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, है। जी अध्यक्ष होता है फिर और कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, एसएमसी के बारे में। जी जी। स्कूल मैनेजमेंट प्राइवेट जूनियर कमेटी हाई जैसे। स्कूल है, हाँ। उनके अंदर जो बॉडी होती है उसको यस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसको बोला जाता है। और इट तो इज ये डिपेंड सर अपॉन द प्राथमिक स्कूल में भी स्ट्रेंथ ऑफ होती द। है, ये प्राथमिक स्कूल में भी होता है? जी सर, जी सर। हर स्कूल जी में होता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सभी लोग जान लें कि प्राथमिक स्कूल में भी, अपर प्राइमरी में भी और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में सब में होती है एसएमसीज जो होती सभी है। में। जी जी तो सर, इसका बिल्कुल ढांचा बिल्कुल। कैसा होता है, थोड़ा ढांचे के बारे में आप थोड़ा विवरण दे दीजिए सर। जी 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 जी। क्योंकि लोगों को पता नहीं इसमें होता। मैं एक अपनी व्यक्तिगत घटना बताता हूँ, वास्तविक घटना। ऐसा हुआ था कि वो लोग कंप्लेंट कर रहे थे स्कूल की। एक गांव गए जी थे, जी। दुर्गम गांव में, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वहां पे बड़ा हाँ जी हाँ जी। कंप्लेंट बहुत करी लोगों ने। अरे ऐसा है, अरे स्कूल का पता नहीं, ये नहीं वो नहीं। तब बाद में बोला, मैंने वही पूछा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में कौन है भाई, प्रबंधन समिति में? हम्म, तो बोले अरे यार, हम्म। जो कंप्लेंट कर रहा था वही उसका मेंबर था, उसको खुद पता नहीं ओहो। था कि वो उसका मेंबर है। तो हम्म, यही चीजें हैं सर, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि लोग थोड़ा जाने। क्योंकि प्रतिभागिता जी को कहते हैं कि यार प्रधान से हट गया है, ये हो गया, लेकिन फिर भी आपने जो बोला इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है सामाजिक हम्म, प्रतिभागिता का, वो बहुत अच्छा ढांचा बनाया है एसएमसी। उसमें इनफैक्ट बिल्कुल। बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ा गया। पहले तो सिर्फ एक प्रधान जुड़ता था उस तरीके से। जी जी अब जैसा है स्ट्रक्चर, उसके बारे में आप थोड़ा, एसएमसी के बारे में थोड़ा बताएं सर, जी क्या जी। ढांचा होता है? तो मैं अपने सभी दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति होती है, जिसको एसएमसी बोला जाता है। हाई स्कूल जिनमें कक्षा 6 से 10 तक क्लासेस चलती हैं, उनमें भी एसएमसी गठित है हमारी। इंटर कॉलेज जो हमारे होते हैं कक्षा 1 से 12, उसमें भी एसएमसी है। और कुछ हमारे हाई स्कूल ऐसे हैं जिनमें 2 ही कक्षाओं का संचालन होता है, 9th और 10th। उनकी जो ये समिति है उसका नाम रखा गया है एसएमडीसी, विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति। इसी तरीके से इंटरमीडिएट कॉलेज जिनमें 9th to 12th की क्लासेस चलती है, उनके अंदर भी यही एसएमडीसी होती है। और फिर जो कुछ हमारे इंटर कॉलेज ऐसे भी हैं जिनमें 2 ही क्लास है, 11th एंड 12th, उनके अंदर भी एसएमडीसी होती हैं। और इनका जो कोई भी ये जो समिति है, इनके 2 भाग हैं, एक आम सभा जिसको बोलते हैं और एक कार्यकारी परिषद। आम सभा में तो जितने भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सबके जो अभिभावक होंगे वो इस आम सभा के सदस्य हैं। और उसी में से फिर उस विद्यालय के जिस सेवित क्षेत्र में वो विद्यालय, वहाँ के ग्राम प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर और ग्राम पंचायत सचिव जो है वो उसके पदेन सदस्य भी होते हैं हमारी एसएमसी के। और इसके अतिरिक्त इनमें जो इसकी चयन प्रक्रिया है, जो मेंबर तो सभी हो गए अभिभावक, अध्यक्ष जी और सर। उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अभिभावक खुद उनका चुनाव करते हैं, गुप्त मतदान प्रणाली से किया जाता है। और इसके लिए ये अनिवार्यता रखी गई है कि
जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता या पिता ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस और इनका जो कार्यकाल किया गया है घोषित शासनादेश 2013 के अनुसार वो 3 साल का है, बशर्ते कि उस अवधि में उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा हो। और अगर बच्चा कक्षा पास करके निकल जाता है तो फिर उसका पुनर्गठन किया जाता है। तो ये जी इसके सर। गठन की प्रक्रिया है एसएमसी की हमारी। और इसकी जो कार्यकारी परिषद है उसको स्कूल के बारे में जितनी भी डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वो इस समिति को होता है। अब जैसे आपने बात की थी कि इसमें सदस्यों की जो है संख्या, तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा इसमें छात्र संख्या अगर कम है तो उसमें 6 हमारे सदस्य होंगे कार्यकारी परिषद में, और मैक्सिमम इसमें 12 सदस्य हो सकते हैं। और उसके जी। अलावा अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष तो रहते ही। यही स्ट्रक्चर हमारी 12 सदस्य। एसएमडीसी की। अच्छा। जी। तो एक यही कार्यकारी परिषद के अंदर भी कार्यकारी परिषद के अंदर प्रधानाचार्य वगैरह ये सब सभी लोग जी उसके जी मेंबर जी, होते होंगे। प्रधानाचार्य जो भी स्कूल के प्रधानाचार्य होंगे वो इस समिति के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब वो एक तरीके से इनकी मीटिंग्स का पूरा रिकॉर्ड रखना, इनके जो एजेंडा है उसको सभी हमारे अभिभावकों तक पहुंचाना, बैठक की जानकारी देना, बैठक का पूरा ब्यौरा रखना, विद्यालय विकास योजना निर्माण में उनकी सहायता करना, और बैंक खातों के संचालन में भी उनकी ज्वाइंट ऑपरेशन हमारे यहाँ बैंक खातों का होता है, जो कि एसएमसी अध्यक्ष और जो सचिव जो हमारे प्रधानाचार्य होंगे उनके दोनों के सिग्नेचर। अच्छा। तो मतलब इसमें मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिभागिता के लिए सीधा साधा एक ढांचा बनाया हुआ है जिसमें सीधे आम नागरिक जो है जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो सिर्फ अगर जी आप टीचर को बोल रहे हैं कि टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसमें लेकिन आरटीई के तहत जो ये एसएमसी जो बनी थी तो उसके अंदर जी आम सर, लोगों का भी अपना योगदान है जो स्थानीय नागरिक हैं। तो ये थोड़ी एक बिल्कुल। जानकारी अगर आप इसके ऊपर कर सकते हैं तो सभी लोग जान लें कि अपने बगल में जो स्कूल है उसका एसएमसी में कौन है मेंबर है, किसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, कौन उसके सदस्य हैं, कैसे उसका हाँ, विद्यालय विकास योजना जो बनती है उसके अंदर भी किस कब मीटिंग होती है, मीटिंग है इसकी कब होती है सर, इसका मीटिंग का क्या कोरम रहता है महीने में? जी सर, ये हमारे जो एसएमसी की बैठक, एसएमडीसी की बैठक है, हर एक मंथ के पहले शनिवार को होती है ये। और इसकी बकायदा एक रजिस्टर है हमारे यहाँ पे, एजेंडा पॉइंट पहले निर्धारित कर लेंगे और फिर वो एजेंडा पूरे अभिभावकों के बीच में उसको सर्कुलेट किया जाता है, उनको सूचना दी जाती है, और ये हमारी बैठकें होती है और इनका रिकॉर्ड बकायदा रखा जाता है। हम भी जब स्कूलों में जाते हैं अपने अनुश्रवण के लिए तो वहाँ इस चीज को जी। हम देखते हैं। हम भी हमारे भी प्रयास रहता है कि हम ऐसे भी दिन जाएं कि जो हमें भी किसी एसएमसी में प्रतिभाग करने का मौका मिल जाए, ताकि अभिभावकों से हमारा भी जो है इंटरेक्शन होता रहे। ये भी हमारा प्रयास सर इसमें एक प्रश्न है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो माता पिता होते हैं वही मेंबर बन सकते हैं या उसके अलावा भी लोग मेंबर बन सकते हैं कि घर के लोग जो हैं उसके बारे में कोई सर। जो रिश्तेदार या कोई जैसे कुछ जो पढ़े लिखे आम नहीं होते सभा हैं है, माँ बाप तो उनके परिवार के लोग बन सकते हैं? आम सभा के सदस्य तो कोई भी अभिभावक हो सकता है बच्चे का, लेकिन जी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए ये अनिवार्यता रखी गई है कि बच्चे के माता या पिता ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो है दायित्व निर्वहन करेंगे, उन्हीं का चुनाव किया जाएगा। अच्छा। जी, अध्यक्ष और ओके तो उसमें उपाध्यक्ष के मतलब लिए। जी अच्छा तो उसमें कोई गार्डियन हो सकता है उसके अलावा? अच्छा सर अब इसमें अब एसएमसी के बारे में थोड़ी बात हो गई, अब मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा अब स्थानीय चक्राता पे आते हैं। अब चक्राता क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बोले तो स्कूल के हिसाब से हमारे यहाँ पूरे कितने स्कूल हैं? मतलब मुझे लगता है 200 250 के ऊपर है ज्यादा ही है सर, अगर ज्यादा ही है। स्कूल ज्यादा है, मतलब हर डेंसिटी के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ स्कूल बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप किसी और राज्य के और किसी क्षेत्र में देखा जाए तो सब काफी मुझे लगता है सबसे ब्लॉक्स में सबसे हाईएस्ट उस पे होगा जी जी, काफी बड़ा नम। ब्लॉक है हमारा चक्र का। जी। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल यहाँ पे जो मतलब चल रहे हैं स्कूल उनकी जानकारी देना चाहूंगा। 197 तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के संचालित हैं। उसके बाद 25 हमारे जूनियर हाई स्कूल, और उसके अलावा
34 हमारे हाई स्कूल इंटर कॉलेज और एक कैंट बोर्ड इंटर कॉलेज हमारा चक्राता मेन में संचालित है। और इसके अलावा चक्राता ब्लॉक में करीब 22 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय भी संचालित है। और एक और मैं जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि चक्राता जो ब्लॉक है उसका चयन कुछ विशेष तरीके के विद्यालयों के लिए भी हुआ है, जिसमें आश्रम पद्धति स्कूल, जो कि क्योंकि चक्राता एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, जी तो सर। यहाँ जनजातीय शिक्षा व्यवस्था में काफी पुराने समय से वो चल रहे हैं हमारे स्कूल आश्रम पद्धति 3 जगह पे, जिसमें लाखा मंडल स्कूल चलता है हमारा, और ट्यूनी में जी एक सर। स्कूल है, और एक स्कूल हमारा पिनसोर में है। ये 3 हमारे आश्रम पद्धति स्कूल हमारे रेजिडेंशियल होते हैं। इनमें बच्चों को हॉस्टल जी फैसिलिटीज, सर। रहना खाना सब कुछ मिलता है, समाज कल्याण संचालित करता है इनको। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 बालिका हॉस्टल भी हैं, जो कि ट्यूनी जो कि हमारा सबसे दूर का क्षेत्र है, वहाँ पे 6 to 8 के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और 9 to 12 रमसा हॉस्टल के नाम से संचालित। तो ये हमारी एक एजुकेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर चक्राता में उपलब्ध इस तरीके। जी। अच्छा सर, इसमें एक प्रश्न ये है कि सर जो ये बात करते हैं, जो ये टीचर वगैरह जो नहीं आते हैं, ये थोड़ा एक ऐसा प्रश्न काफी लोगों ने 2-3 लोगों ने लिखा है, जो टीचर वगैरह नहीं आते हैं कभी कभार, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब टीचर जो नहीं आते हैं उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह अधिकारी नहीं रह सकता है, आपने खुद बोला एक ब्लॉक में 2 अधिकारी हैं, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या लोगों के पास संसाधन हैं जिससे वो उसको एड्रेस कर सके? जी, इसमें सर अभी परसों ही पीडीसी भी बैठक हुई थी यहाँ पे, उसमें भी ये मुद्दा उठा था, और मैंने जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि उस पीडीसी बैठक में आए थे, और हमेशा जो भी तहसील दिवस जो भी बैठक होती है उनमें मुद्दा उठता है, तो मैं हमेशा उनको उनसे बड़ी विनम्रता से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई पर्टिकुलर एक केस बताइए कि भाई हम इस डेट को इस स्कूल में गए थे और वहां हमें अध्यापक अनुपस्थित मिले, और अगर दैन देर आप मुझे उस चीज की जानकारी देते हैं तो मैं तुरंत वहां पे टेलीफोन करके अपने जो अध्यापक उपलब्ध है उनसे पूछ सकता हूँ कि आपके जो साथी हैं वो आज अनुपस्थित किस वजह से हो गए। कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो है वो अपनी ऑथोराइज लीव पे है, लेकिन लोगों को लग सकता है कि नहीं भाई वो एबसेंट है, वो दिखाई नहीं दे रहे। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारी लेडी टीचर्स हैं उनको बाल्य देखभाल अवकाश मिल जाता है, सीसीएल 1 महीने का अवकाश मिल गया, या मैटरनिटी लीव 6 महीने की मिल जाती है, तो उसमें भी लोगों में भ्रांति हो जाती है कि जी वो तो मैडम बहुत लंबे टाइम से दिखाई नहीं दी। तो एक बार थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी से हमको इस चीज की सूचना दे दें कि हम स्कूल में इस तारीख को गए थे और ये टीचर वहां से अनुपस्थित पाए गए, तो हम उसमें तुरंत जांच करते हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं बताइए आपका क्या कारण है। अनऑथोराइज अगर कोई एब्सेंट मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जी लेकिन सर। अगर किसी ने अपनी छुट्टी ली है, या कई बार जैसे आकस्मिकता किसी को अगर जाना पड़ गया और फिर उसने छुट्टी की एप्लीकेशन हमको दे दी, तो ये एक अलग केस हो जाता है। बाकी दूसरी चीज सर मैं और इसमें कहना स्कूल चाहूंगा कि मैनेजमेंट हमारे कमेटी यहाँ कुछ कर पे बड़ी सकती है, अच्छी एसएमसी? व्यवस्था है। हाँ। हाँ। सर इसमें एमसी का भी रोल है, वो टाइम टू टाइम स्कूल में जा सकते हैं, उनका तो दायित्व है। बल्कि बड़ी अच्छी एक चीज हमने ये की हुई है कि हमारे यहाँ पे मध्याह्न भोजन योजना जैसा आप जानते हैं चलती है, तो हम उसमें अभिभावकों को इनवाइट करते हैं कि आप प्रतिदिन आइए, और हमारे हर स्कूल में आपको फूड टेस्टिंग रजिस्टर मिलेगा, आप उसमें देखिए कि भाई मेनू के हिसाब से खाना बना है या नहीं। और आप जी स्कूल सर। में आएंगे तो फिर आपको ये भी दिखेगा कि भाई हमारे टीचर उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं। तो यही एक तरीके हैं, और फिर थोड़ा सा उसमें ये भी पूछने की कोशिश करिए कि भाई वो अनुपस्थित किस वजह से, कारण भी पूछ लीजिए, क्या पता उनका कोई अवकाश हो, कोई समस्या हो, और हमारी जानकारी में भी ये चीज हो सकती है। ये चीज है, बाकी ऐसा ये तो परिस्थिति सर नहीं है इसमें, कि टीचर नहीं आ रहे। जी। हाँ, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का भी इसमें कुछ रोल हो सकता है, अगर आप वो भी कुछ इसमें उनको भी लेटर दिया जा सकता है एक, और एक आपको दे दिया, मतलब। इसमें तो सर ये है कि एसएमसी और स्कूल तो बिल्कुल एक एक तरीके एक ही के चीज है। इनका चोरी दामन का साथ है, बिल्कुल। मतलब अगर हर महीने जी। अभिभावक लोग आपस में मिल रहे बैठ रहे, हमारे टीचर भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी वहां पे उपस्थित हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो एब्सेंटिज्म वाली जो प्रॉब्लम है, ये
ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। अगर एक दूसरे से हम बिल्कुल इंटरेक्ट करते रहेंगे, आते अपना आना जाना स्कूल में बनाए रखेंगे, खाली ये सोच के ना जाएं कि हम चेक करने के लिए जा रहे हैं, हम देखेंगे, हम पकड़ेंगे आज कौन है या कौन नहीं है। इस मनो इस इस चीज को देख के मतलब एक इंस्पेक्टर की तरह से नहीं जाना चाहिए। आप जाइए, आपका स्वागत है, आपका स्कूल है, बच्चे हैं। ऐसी समस्या मुझे नहीं लगता कि अब चक्राता में है। अगर है तो आप संज्ञान में बिल्कुल आइए और उस पर कार्यवाही करते भी हैं और होगी भी। जी सर। ये मैं सर इसमें एक क्वेश्चन आया है, सुरेश चौहान जी का क्वेश्चन है, किसी स्कूल में अच्छे शिक्षा के क्या पैमाने हैं? मतलब सब पैमाने क्या होते हैं? अब आउटकम की बात हो सकती है या क्या? आप क्या पैमाने अगर आप देख रहे हैं स्कूल के बारे में तो क्या पैमाने हैं आप अगर बोलेंगे? जी सर, वैसे तो शिक्षा देखो एक बहुत विषद एक बहुत बड़ा, इसमें इसको बांध नहीं सकते, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए अभी एनसीईआरटी ने पिछले 2 साल पहले से हर एक क्लास के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के लिए लर्निंग आउटकम्स तय किए हैं, निर्धारित किए हैं। और मैं बताना चाहूंगा अपने सभी सम्मानित दर्शकों को कि ये जो बुक हमने एसएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए बनाई है, इसमें भी उनका जिक्र है, लर्निंग आउटकम्स। तो इसमें जो है हर कक्षा, हर सब्जेक्ट के लिए लिखा गया है कि भाई इस क्लास का बच्चा इस सब्जेक्ट का ये प्रवीणता हासिल कर लेगा, तो इस चीज की भी आप टाइम टू टाइम मीटिंगों में चर्चा कर सकते हैं कि भाई ये लर्निंग आउटकम्स क्यों नहीं अचीव हो पा रहे, उसके कारण भी आपस में बैठ के डिस्कस किए जा सकते हैं कि बच्चा एब्सेंट तो नहीं है, किस वजह से। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का हमारा ब्लॉक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे फसल के टाइम पे बच्चे स्कूल में थोड़ा आना कम कर देते हैं, क्योंकि फसल उनका बहुत बड़ी सपोर्ट होती है अपने परिवार के जो भी पुश्तैनी काम है उसमें। तो ये लर्निंग जी। आउटकम्स पे मैं एम्फोसिस करना चाहूंगा कि लर्निंग आउटकम इज लर्निंग द थिंग। आउटकम का सर हिंदी में क्या होगा? अगर हिंदी में बोले लर्निंग आउटकम मतलब इसमें सर पढ़ाई अधिगम, के जी जी, लर्निंग आउटकम्स का है इनका अधिगम संकेतांक बोला गया है इनको। संकेतांक, इंडिकेटर। हाँ अच्छा, हाँ। तो मतलब ये इंडिकेटर पढ़ाई लर्निंग के वो होते हैं कि मतलब अधिगम पैमाना संख्या। है एक तरीके का, हाँ, ताकि उसमें आप जी सर, पढ़ाई सही हो रही है तो उसका आप कहीं ना कहीं सूचक की तरह है कि आप समझ पाए कि यार पढ़ाई सही हो रही है कि नहीं। अब आप जी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं लेकिन वो बच्चा इंग्लिश ही नहीं बोल पा रहा है, वो अल्फाबेट ही नहीं लिख पा रहा है, तो उस तरीके से आप इंग्लिश आउट, कोई भी आउटकम जो होता है उसके ऊपर निर्धारित होता है वो कोई ना कोई चीजें लिख पा रहा है उसके अंतर्गत। तो इसमें वही बताया कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी को भी इसके बारे में बताया जाता है, उनको भी कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो वो भी कुछ जी चीजें हैं, शिक्षा विभाग की भी अपनी हो सकती है, कभी कभार खामियां हो सकती है, कुछ टीचर ना आते हो लेकिन काफी टीचर रहते हैं गाँव में, तो वो भी हम जी देख सकते हैं। बाकी एक और सर इसमें बात है कि ये सर जो स्कूल में जो टीचर तो चलो आते हैं नहीं आ रहे हैं वो भी एक बात है, लेकिन जो स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो सर कमी आई है, बच्चों जी की जो एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, शिशु मंदिर में हमने देखा है कि शिशु मंदिर के अंदर बढ़ रहा है, कुछ कुछ शिशु मंदिर अच्छे चल रहे हैं जो अच्छा चलाते हैं, तो ये क्यों हो रहा है, आपको क्यों लगता है? तो इसमें आप इसमें क्या सर कहेंगे? एक शिक्षा विभाग की तरह आप किस लोगों को प्रोत्साहन कैसे करेंगे कि यार शिक्षा विभाग में भेजो? तो अगर मैं आपको जी ये क्वेश्चन पूछूं। जी सर। जी, सबसे पहले तो सर मैं अपनी जो स्ट्रेंथ बताना चाहूंगा अपने सभी सम्मानित दर्शकों को कि हमारी जो स्ट्रेंथ आज की डेट में है, हमारे पास जो बेस्ट टीचर भी है। ये जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया है और कुछ नए एक सिलेक्शन प्रोसेस में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है, तो इसके रखे जाने के बाद से हमारे टीचर्स की जो क्वालिटी, जो हम इनटेक है हमारे पास, वो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो हमारी यही है। और आज की डेट में हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने पे पूरा काम शुरू कर दिया है और फेज्ड मैनर में हमारे पहले प्राइमरी और जूनियर हाई, प्राइमरी स्कूल में खासकर फर्नीचर नहीं होता था। और बड़े दुख की बात थी, इतने ठंडे इलाके में भी बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते हुए देखे जा सकते थे। तो बहुत सारे स्कूलों ने तो अपने लेवल पे फर्नीचर की, और एसएमसी के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से, क्योंकि बिना कम्युनिटी के सहयोग से कुछ नहीं हो सकता। तो काफी सारे स्कूलों में हमारे यहाँ फर्नीचर खुद के प्रयास से उपलब्ध कराया गया था। और अब सरकार का भी हमारी प्रयास चल रहा है कि फेज्ड मैनर में, जैसे पिछले साल की मैं बात करूं 2019 में, ये तो 2020 में तो कोरोना की वजह से दिक्कत रही, 2019 में हमने करीब अपने 40 स्कूलों को फर्नीचर दिया था। इस बार फिर से हमारे करीब 35-40 स्कूलों को फर्नीचर मिल रहा है और फेज्ड मैनर में ये प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर पहुंच रहा है। इसके अलावा जब से समग्र शिक्षा अभियान हमारा शुरू हुआ है, तो विद्यालयों को रख जी। रखाव के लिए भी एक अच्छी धनराशि मिलनी शुरू हुई है,
जो कि पहले 5,000 अच्छा। रुपए मिलती थी पूरे साल भर हाँ के खर्चे चलाने के लिए जी। अब इसमें स्ट्रेंथ के हिसाब से कर दिया है, अगर किसी स्कूल में 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों तक 12,500 रुपए उनको दिए जा रहे हैं, 15 बच्चों से ऊपर हैं और 50 तक की संख्या है तो उनके लिए 25,000, 50 से 100 पे 75,000, इस तरीके के ये वार्षिक अनुदान जो ये रख रखाव के लिए। तो इससे भी हमारे यहाँ पे जो एक कमी देखी जा रही थी सरकारी स्कूलों में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के मुकाबले नहीं खड़े हो पा रहे, तो धीरे धीरे ये भी कमी पूरी हम कर रहे हैं। सर, यही और प्रश्न टीचर आया क्वालिटी मैं है बता कि ही चुका गोपाल हूँ सिंह जी, आपको। सवाल है। आई कैन हाँ, जी सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा नहीं बोलिए कि सर। मैं आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि मेरे पास सेंट जोसेफ के भी पढ़े हुए टीचर हैं, सेंट थॉमस के भी 3-4 टीचर हैं, जो देहरादून के जाने माने स्कूल बोले जाते हैं, केवी के हमारे पास बहुत सारे पढ़े हुए हैं, और जिन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में जॉब भी की है, सेंट मैरीज से हमारे यहाँ आए हुए हैं, और बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों से मतलब गवर्नमेंट जॉब में लोग आ रहे हैं, और वो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू द रूरल किड्स। ये चीज अभी चेंज हो रही है, हाँ सर। अभी चेंज मतलब हो रही है सर, इसमें वही है जो जी। आपने ऐसे प्रश्न बोला सवाल कि मतलब स्ट्रेंथ है, टीचर है और साथ में फंडिंग भी बड़ी है, तो ये गोपाल सिंह जी और ये नमन शर्मा जी का ये प्रश्न है कि अगर हम बोलें कि प्राइमरी स्कूल में कितना खर्चा आता है, एक माध्यमिक स्कूल में और एक हाई स्कूल में और इंटर कॉलेज में, अगर आप बताएं तो मतलब एक खर्चा जो होता है एक साल का अनुमानित, कोई जी। ऐसा नहीं स्पष्ट रूप से स्पेसिफिक, हाँ बट हाँ। अनुमानित कितना एक खर्चा हो सकता है, आप अगर ऐसा बता सकते हैं कि कोई बजट होता होगा, नहीं, निर्धारित होता होगा। अगर मतलब लोगों की अगर ये प्रच्छा है, पूछना चाह रहे हैं कि भाई पर बच्चा कितना खर्च सरकार ने उसका आकलन किया है, वो पूछना चाह रहे होंगे तो मैं बता पाऊंगा, हाँ जी क्योंकि सर, फिर पर वो बच्चा। हाँ पर बच्चा अभी देखो काफी लोगों को जानकारी भी है कि आरटीई के अंतर्गत हम 25% एडमिशन बच्चों को देते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। तो उन बच्चों का जो सरकार ने एक स्टडी करके जो निकाला है कि भाई कितना प्रतिपूर्ति मैक्सिमम फीस की हम करेंगे, अगर हम फीस की बात करें तो मैक्सिमम प्रतिपूर्ति, तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य में 1,383 रुपए 1,383 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ अंडर द आरटीई इज द मैक्सिमम अमाउंट वी कैन स्पेंड ऑन अ चाइल्ड। जी तो मेरे ख्याल से तो यही मेरे उनकी शंका का शायद उत्तर हो सकता है। बाकी तो जी। अगर वो हाँ अनुदान की बात करें कि भाई उनको हाँ, फंड्स क्या मिल रहे हैं नहीं वो मैं जैसे बता आप दूंगा। रख रखाव के लिए, हाँ वो जैसे अब जी। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है तो उसमें मतलब फंड उसमें उसमें बढ़ जाता है आरटीई के अंदर, या उतना ही फंड रहता है 1,383 जो आपने बोला। नहीं 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 सर, ये जो 1,383 जो मैं बताया है ये तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे पे होने पढ़ाई पे होने वाला खर्चा माना गया है। बाकी जो जी ये सर। फंड्स की बात करूँ वो तो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है। मैं जैसे मैंने पहले बताया था कि 15 बच्चों तक के लिए तो 12,500 रुपये मिल रहे हैं, उसके बाद 15 से तक ये राशि हो जी जाती है सर। 75,000, मैक्सिमम ये 1 लाख तक है, 1,000 अच्छा। बच्चों तक की जो धनराशि है ये अभी 2 साल से ही मिलना शुरू हुआ है। इससे पहले थोड़ी सी समस्या थी फंडिंग के मामले में, जी। रख रखाव के अच्छा लिए सर, इसमें बहुत कम धनराशि हाँ मिलती। सर, इसमें सर एक प्रश्न नहीं है, एक एक थोड़ा ये है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से एक किसी का प्रश्न था। जी। हाँ, तो ये अब सर थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा कि आप जब से आए हैं, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है आपको वैसे यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ समस्याएं नहीं ऐसी नहीं आई मुझे हैं जैसे 2 साल हो गए। हाँ जी सर, क्या 2 साल? हाँ मुझे मतलब अभी ज्यादा कंप्लीटिंग माई ठीक। 6 ईयर चक्राता ब्लॉक में। अच्छा, चक्राता ब्लॉक में, सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सर पंकज शर्मा जी, यहाँ पे अगर ब्लॉक के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉक के हिसाब से जी। अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत अगर स्कूल्स के अंदर जैसे कुछ अभी संसाधनों की कमी की बात हो रही है, कहीं पे पानी की कमी है, कहीं कुछ और कमी है, किसी स्कूल में टॉयलेट की कमी होती है, ये सब जो चीजें होती है, इसकी जी। प्रतिपूर्ति के लिए आप जी। आपने कुछ कदम उठाए हैं, थोड़ा उसके बारे में जिक्र करिएगा, फिर हम जाएंगे थोड़ा उसके आगे, थोड़ा उसके बारे में जी। बताइएगा
कि ये जो चीजें हैं वो किस प्रकार से सॉल्व हुई हैं और कैसे सॉल्व हो सकती हैं, लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा लोग भी और इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो सके। जी जी जी। स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो यही है कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ में हमारे यहाँ पे जिन स्कूलों में कक्षा कक्ष कम थे उनको अतिरिक्त कक्ष दिए गए थे, चार दीवारी बनी थी, शौचालय बने थे। तो ये जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बन गई थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा सा इसमें ये भी हुआ कि भाई वो जीर्ण शीर्ण होने लगे, मरम्मत उनमें रिक्वायरमेंट होने लगी। तो मैं अपने सभी सम्मानित दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एवरी ईयर हमारे यहाँ पे 30 सितंबर को एक स्कूल का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डेवलप किया गया है भारत सरकार की तरफ से। यू डाइस प्रपत्र बोलते हैं हम उसको, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल। ये एक प्रपत्र है हमारा जिसमें कि पूरी स्कूल की जानकारी ली जाती है, फिर वो ऑनलाइन फीड होती है और उस जानकारी में फिर हमारे पास एक डेटा इकट्ठा हो जाता है कि भाई इस स्कूल का भवन जो है मरम्मत योग्य है या पुनर्निर्माण के योग्य है, इस स्कूल में पेयजल की समस्या है, इस स्कूल में शौचालय की समस्या है। फिर हम अपने स्तर से भी, मतलब राज्य सरकार के स्तर से, और फिर जो हमारी माननीय जिला पंचायत हैं, माननीय विधायक निधि हैं, इनकी मदद से भी इनको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी रिसेंटली परसों ही हमारी सीडीओ मैडम के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने फिर से ये पूरी एक इंफॉर्मेशन हर स्कूल की मांगी है, हमने इकट्ठा किया है और संभवतः जिला योजना से मैडम का प्रयास होगा कि ऐसे स्कूलों को कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाए। तो ये हमारा चलता रहता है, एवरी ईयर की हमारी ये एक्सरसाइज होती है। सर, अच्छा आपने और यूडाइस की बात करी है, थोड़ा यूडाइस की आपने बात करी, जैसे तो यूडाइस का वैसे जहां तक थोड़ा मुझे जानकारी है, यूडाइस का एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड बनता था, रिपोर्ट कार्ड टाइप का बनता था कि हर स्कूल का एक रेटिंग होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके बारे में, संसाधनों के बारे में भी जानकारी होती थी। उसका एक हाँ जी, हाँ सिटीजन चाह जी। रहे कि मान ये जरूरी है कि स्कूल के बाहर स्कूल वो रिपोर्ट कार्ड को या जो एक आपने संसाधन का अवलोकन किया है उसको बाहर पे लगाया जाए, ऐसा भी है? अभी सर करीब 3 साल से हमारे यहाँ पे एक भारत सरकार के ही इंटरवेंशन है, शाला सिद्धि नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, तो शाला सिद्धि। शाला शाला सिद्धि एक इसका पोर्टल भी है, वेबसाइट भी है। हर स्कूल को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है अपना यूडाइस कोड और उनका आईडी पासवर्ड से, और अपने स्कूल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जानकारी उस पर फीड होती है। और एक जी फिर फाइनल जब वो अपनी जानकारी उसमें फीड कर देंगे तो एक वो स्कूल रिपोर्ट कार्ड निकल के आता है, उनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या जरूरत है और क्या उनका एम है। तो वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमारे सभी हेड टीचर्स को दिए गए हैं कि वो जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड है वो अपने पास उपलब्ध रखें। इसके अलावा यूडाइस का भी एक फाइनल आउटकम निकल के आता है, वो भी स्कूल के पास उपलब्ध रहता है। एक चीज देख सर, सकते हैं इसमें वो हमारे ये जो कि यूडाइस जो है, यूडाइस का रिपोर्ट कार्ड 2-3 साल से, मतलब मैं ऐसे थोड़ा पूछ रहा, आपने यूडाइस का नाम लिया तब जानकारी के लिए है कि स्कूल रिपोर्ट कार्ड अभी 2-3 साल से अपडेट नहीं हुआ है, वो स्कूल रिपोर्ट कार्ड की जो साइट थी, तो नहीं वो कोई और साइट पे चला। हाँ, वो नहीं, एवरी ईयर हो रहा है 2007 ये अभी। जी जी, लास्ट उसकी ईयर ही वेबसाइट मैं जो थी, आपको बताना वेबसाइट चाहूंगा। स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स डॉट nic.in थी ना उसकी साइट? हाँ, नहीं नहीं सर, ये शाला सिद्धि ही के नाम से ही है। शाला सिद्धि के नाम से हो गया, अच्छा वो चेंज हो जी गया, जी ओके। ये पहले 2017-18 में हम लोग काम करते जी थे तो हम लोग देखते थे उसको। तो तो ये ये वैसे हर कोई रिपोर्ट कार्ड जो है हर कोई अपने पास ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है, शाला सिद्धि करके। तो ये अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो उसमें सबसे जल्द की 30 सितंबर को हर साल होती है ये जानकारी, उसमें बहुत नहीं अच्छा नहीं, सा तो वर्णन दिया हुआ होता है। दो हाँ, चीज अलग अलग हो गई। 30 सितंबर अच्छा अच्छा, वाली ठीक बात है, तो हम करते हैं यूडाइस की। वो यूडाइस की है। वो तो जी जी। और ये हाँ हाँ, शाला बताए, सिद्धि नया कंसेप्ट शुरू हुआ है अभी। जिसमें खुद डालना है? स्कूल खुद अपना डेटा उसमें फीड करता है, उसमें अच्छा सारी अच्छा चीज अच्छा आ अच्छा जाती अच्छा। है। एनरोलमेंट से लगा जी के उनके बच्चों की जो पृष्ठभूमि है वो लगा के, उनका रिजल्ट्स, लर्निंग आउटकम, एवरीथिंग इज टू बी फेड ऑनलाइन एंड फाइनल आउटकम इज जनरेटेड। उसको हमारे यहाँ बोलते हैं स्कूल रिपोर्ट कार्ड। वो हर हेड के पास हाँ, वही, वो उपलब्ध स्कूल रहता है। रिपोर्ट कार्ड जो होता था वो यूडाइस की साइट में आजकल नहीं दिखता है, मतलब मैं वही तभी आपसे ये क्वेश्चन, जी जी, मतलब ये थोड़ा
हाँ जी, हाँ जी, ये अलग मतलब कर दिया क्योंकि मैंने शाला सिद्धि। वेबसाइट पे हम लोग पहले देखते थे उसको रेगुलरली, तो जी, हर जी, साल जी। उसका अपडेट होता है। उसमें काफी अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव होता है कि कंप्यूटर कितने हैं, मेल फीमेल एससी एसटी बच्चे कितने हैं, टीचर्स कितने जी, हैं, जी, काफी एग्जॉस्टिव होता है वो लिस्ट। और जी। उसमें बच्चे पास कितने हुए हैं, फेल कितने हुए हैं, तो काफी डिटेल्ड होता है, एक बढ़िया रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो मतलब चेक करके हम बताने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। शाला सिद्धि जो बोल रहे हैं वो तो कुछ और है शायद, आप कह रहे हैं मतलब वो स्कूल अपने आप डिटेल डालता है, यू डाइस में तो खैर बिल्कुल। वो उसमें लेकर सर आते वो इन्फो। हम्म। स्कूल का जो असेसमेंट है, एक तो इंटरनल असेसमेंट हो गया, स्कूल अपने आप अपना रिपोर्ट उसमें डालेगा। एक होता है जी एक्सटर्नल असेसमेंट, उसमें हम ब्लॉक लेवल जी। पे एक टीम गठित करते हैं, और हम चुनिंदा मतलब 33% स्कूल्स का फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जाके उनकी रिपोर्ट मैच करते हैं, देखते हैं फिजिकली कि भाई जो आपने डेटा फीड किया है शाला सिद्धि पोर्टल पे वो आपके यहाँ पे एक्चुअल है या नहीं। तो ये हर साल ये एक्सरसाइज की जाती है, और इस साल के लिए जो पिछला ये सेशन समाप्त हुआ है अभी 20 20 21, इसके लिए अभी इंटरनल जी सर। असेसमेंट के लिए वेबसाइट खुल गई है। अभी स्कूल अपना डेटा जी फीड कर सर। लेंगे, उनके लिए 1-2 महीने का टाइम होगा, उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होगा, हम एक्सटर्नल असेसमेंट उसका फिर उस स्कूल का करेंगे जा 33% स्कूल। अच्छा, तो ये पब्लिकली भी अवेलेबल होता है यूडाइस की तरह, मतलब मैं वही पूछ रहा था कि यूडाइस का डेटा ये जो रिपोर्ट कार्ड है। ये सर कुछ डेटा इस पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, जैसे अच्छा। मतलब जो ये मैं एक बार चेक करके खुद चेक करके बताऊंगा कि क्या जी। डेटा ये अवेलेबल पब्लिक के लिए है। हाँ, ये मैं क्योंकि जानकारी पहले मेरे ये स्कूल पेज के रिपोर्ट कार्ड्स की बाद। साइट थी, उस पे अवेलेबल होता था, उस पे रैंकिंग भी होती थी, हर जी, साल जी, अवार्ड वगैरह भी मिलते थे कुछ स्कूल्स को उसके बेसिस जी। पे, वो 10 नंबर में से रैंकिंग होती थी उसमें स्कूल्स की। तो जिसका ढांचा अच्छा। बढ़िया होता है बच्चों का, तो यूडाइस का ही जो होता था, यूडाइस का नेशनल अवार्ड होता था। इनफैक्ट वो जी, जी। वर्ल्ड वाइड काफी अवार्डेड मॉडल है इस रिपोर्ट कार्ड का। अगर लोगों के दर्शकों को थोड़ा बता दें, अगर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मुझे भी शायद देखना पड़ेगा, मैंने भी 1-2 साल जी, से जी। देखा नहीं है। मैं जी। दूसरे तो मोबाइल सर पे इसमें एक देख प्रश्न रहा हूँ आया है खोल के। आपको, ये एक है सुरेश चौहान जी का फिर से प्रश्न है, वो देख रहे हैं। सर क्या जी। पीटीए अध्यक्ष स्कूल में कक्षा में जाकर बच्चों से सवाल पूछ सकता है संबंध में जानकारी के लिए? पीटीए अध्यक्ष मतलब अब इंस्पेक्टर की तरह इसमें जा ऐसा ना, इसमें वही मैं कहना चाहूंगा, देखिए हर चीज का कोई नियम कानून लिखित में हर चीज कुछ नहीं होती। ये तो हाँ सर वो तो आपका है। भाई, आपका और स्कूल का एक आपसी वो हो तालमेल। गया, एक तरीके का सामंजस्य, कोऑपरेशन, और इसमें कोई भी स्कूल मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं आपको मना नहीं करेगा, डरेगा नहीं कि हाँ भाई हमारे बच्चों का कोई ये कुछ असेसमेंट कर देंगे, कुछ कर देंगे। अगर आपकी ऐसी इच्छा बनती है तो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि लर्निंग आउटकम्स की बात है, हमारे यहाँ पे हर महीने एसएमसी की बैठक होती है, आप इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई बच्चे लर्निंग आउटकम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये चीज डिस्कस कर सकते हैं हमारे टीचर्स के साथ बैठ के, एक अच्छा। बड़े एमिकेबल माहौल में। मतलब ये तो एक डेवलपमेंट की बात है, इसमें कोई टीचर मेरे ख्याल से आपको डिनाई नहीं करेगा आपको, एक जी सर, मोटिव तो अगर आपका मतलब सुरेश इसको चौहान जी लेके। को मतलब कहीं ना कहीं हाँ मोटिव, वो आप जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, शायद वो अपने आप ही हाँ, स्कूल के जब अध्यक्ष हैं तो फिर वो तो स्कूल ही है एक तरीके से, क्योंकि अध्यक्ष एक एसएमसी जो समिति है वो कायदे से स्कूल का ही एक अंग है। जब उसके वित्तीय मामलों में वो जुड़ी हुई है तो मुझे लगता है वो जा सकते हैं, या वो सर बोल रहे हैं कि जा भी सकते हैं, या तो सर से संपर्क कर सकते हैं। एक सर इसमें एक बेटरमेंट है। एक हाँ। हाँ सर। एक सर इसमें एक और प्रश्न है, ये अनिल चौहान जी का है, थोड़ा अलग प्रश्न है वैसे, लेकिन ये शायद आपसे जुड़ा हुआ है क्योंकि सारे स्कूल आपके अंतर्गत आते हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त जो भी स्कूल हो। सर चक्राता ब्लॉक में 2 स्कूल स्वीकृत हुए हैं अटल आदर्श योजना के अंतर्गत, त्यूनी और लाखा मंडल में अटल आदर्श योजना के बाद इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? तो अगर आप देखिए इस बारे में जानते हैं तो जरूर सर बोलिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया चौहान जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक्चुअली मैं आने ही वाला था अटल आदर्श स्कूलों पे। अच्छा तो जी ये सर जी। सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक से 2 स्कूलों का, इंटर कॉलेजों का चयन हुआ है। और सबसे पहला काम तो हमारा शुरू हो गया है ऑलरेडी, हम सीबीएसई से इनको एफिलिएट करेंगे। तो इनमें जो एग्जाम जी। होगा वो उत्तराखंड बोर्ड से नहीं होगा, वो सीबीएसई से हो जाएगा। और बच्चों को दोनों ही माध्यम उपलब्ध होंगे पढ़ाई के, हिंदी भी और इंग्लिश भी। और इसके अलावा इन स्कूलों में तीनों स्ट्रीम उपलब्ध कराई जाएंगी बच्चों को।
11th 12th क्लास में, जैसे कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस। अभी तक काफी सारे हमारे यहाँ के स्कूलों में कॉमर्स जो स्ट्रीम है वो नहीं उपलब्ध है, लेकिन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में ये उपलब्ध रहेगी। और धीरे धीरे फिर इनको इंग्लिश मीडियम की तरफ हम लेके जाएंगे। और मैं और जी अपने सर। सम्मानित दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इन्हीं स्कूलों के फीडर के रूप में दो हमारे ब्लॉक से जो प्राइमरी स्कूल है उनको भी चयन किया है लीडरशिप स्कूल के रूप में, जो कि अच्छा। इन स्कूलों को बच्चे प्रोवाइड करेंगे। तो हमने स्ट्रेंथ के हिसाब से और इन्हीं स्कूलों के आसपास के हमारा प्राइमरी स्कूल लाखा मंडल और प्राइमरी स्कूल त्यूनी दो है वहाँ पे, उनको उनमें से एक को जो हम नया बना रहे हैं जिसकी बिल्डिंग, उसकी चर्चा भी करेंगे यहाँ, तो उसको हमने फीडर स्कूल के रूप में चयन किया। तो अटल उत्कृष्ट स्कूल अपने आप में एक बहुत ही इस दूरस्थ क्षेत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक माइलस्टोन साबित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इनमें सर हम सारी सुविधा देने की कोशिश करेंगे, एनसीसी, एनएसएस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन दीज स्कूल। सर मतलब मैं एक सवाल है, वो किसी का पहले आया कि अगर हम जौनसार बावर क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं, चक्राता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चे कौन से स्कूल में हैं? अभी अगर आप 3 सबसे टॉप पे कहेंगे तो कौन से स्कूल है सबसे? अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं सर, पॉपुलेशन तो वाइज, पॉपुलेशन, हाँ। हाँ, प्राइमरी अगर स्कूल की बात करता हूँ तो आज की डेट में शायद मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का स्कूल जिसके पास बिल्डिंग नहीं थी, हमें मिलने वाली है, प्रयास कर रहे हैं। 25 स्कूल का ट्यूनी नंबर 1 स्कूल हमारा ट्यूनी में चलता है। 125 बच्चे हैं वहाँ पे। अच्छा। और अगर मैं इंटर कॉलेज की बात करता हूँ तो हमारा जीआईसी ट्यूनी, उसमें करीब हमारे 650 बच्चे हैं। वो भी एक हमारा बड़ा स्कूल है। उसी तरीके से लाखा मंडल भी, और एक बहुत ही दूर हमारा स्कूल है भटाड़, वहाँ भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। जूनियर हाई अच्छा। स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक जूनियर हाई स्कूल हाजा है, वहाँ पे 65-70 हमारी स्ट्रेंथ रहती है। तो इस तरीके के हमारे यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल है। जी सर। अच्छा, तो ये लाखा मंडल और त्यूनी को ही आदर्श विद्यालय की तरह स्थापित किया जाएगा, और उसका जी फीडर भी जो है उनके ही बगल के ही स्कूल जो है नजदीक में होंगे, तो वहां से होंगे। प्राइमरी। ठीक है सर। इसमें एक प्रश्न यहाँ पे, तो एक प्रश्न थोड़ा जो पहले आया था उसमें बात हुई थी अभी स्कूल के अंतर्गत ही, अभी जैसे आपने त्यूनी की बात करी तो हमने भी बीच में मातबर चौहान जी को जी बुलाया। जी तो जी मातबर चौहान जी ट्यूनी स्कूल में पढ़ाते हैं, सहायक अध्यापक है वहाँ पे, खुद कुला से ही है, बगल के पास नजदीकी गांव है, नजदीक तो नहीं है वो, बट वहाँ उस स्कूल के बारे में, तो इसमें आप थोड़ा उसके बारे में एक प्रश्न, आप उसके बारे में थोड़ा वर्णन दे दीजिएगा। लेकिन थोड़ा एक प्रश्न आया था बीच में किसी का, गोपाल सिंह जी का प्रश्न था, तो वो ये कह रहे थे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि स्कूल को सहयोग की जरूरत पड़ रही है जब डिपार्टमेंट इतना पैसा दे रहा है, जो कि आपने वर्णन दे रखा है। जी आपका जी जी वो भी हमने पोस्ट भी शेयर करा था ऑनलाइन, आप लोगों ने अपने यहाँ लेवल पे भी किया है। तो मैं ये थोड़ा जी। पूछना चाह रहा था कि क्या जरूरत पड़ रही है कि शिक्षा विभाग के अंदर का जो फंड है या फंड नहीं है, क्यों जरूरत पड़ रही है? हाँ, तो इसका मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो स्कूल था हमारा, इसका 1964 में बिल्डिंग बनी थी, 1964 में। और फिर ये थोड़ा जी। सा जर्जर हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई। तो इसको पुनर्निर्माण के लिए पैसा आया करीब 2011-12 में। तो उस टाइम पे तो 8 लाख रुपए आते थे, लेकिन वो भूमि वहाँ पे कुछ विवाद था, उसकी वजह से वो पैसा वापस चला गया, स्कूल बन नहीं पाया। फिर दोबारा 11-12 में पैसा आया, फिर बन नहीं पाया, 12 लाख रुपए आए थे। और फिर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि भाई या तो बच्चे खंडर में ही बैठे रहेंगे, नहीं तो इस स्कूल को बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो 12,86,000 रुपए हमारे को मिले थे पुराने रेट के, जबकि आज के जो रेट है स्कूल को पुनर्निर्माण का वो करीब 19 लाख रुपए, 19,86,000 रुपए है। लेकिन वो 12 लाख में हमने उस बिल्डिंग को प्रयास करके जो है बना दिया है। और उसके साथ साथ उसकी जो नीचे पुश्ता बड़ा बैठ रहा था, टूट रहा था, वो जो स्कूल को इस बार के जो 50,000 रुपये मिले थे अनुदान के, वो उसमें चार दीवारी में हमने लगाए हैं। तो अब हमारा ये प्रयास है कि क्योंकि वहाँ पे 125 बच्चे हैं, और त्यूनी एक ऐसा सेंटर है जहाँ के आसपास के जो गांव हैं दूर दराज के, वहां से लोग इस उम्मीद में त्यूनी आ जाते हैं कि क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी काफी हैं, कि भाई हम अगर विकासनगर या देहरादून नहीं जा सकते तो कम से कम त्यूनी किराए पे कमरा लेके अपने बच्चे को एक पढ़ा पढ़ा लें या कुछ काम भी कर लें अपने लिए। तो इस चीज के लिए हम उस स्कूल को एक, क्योंकि गवर्नमेंट के फंड्स फिर भी लिमिटेड है, गवर्नमेंट हमको
इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकती जो कि हम प्राइवेट स्कूल का अगर कहीं ना कहीं मुकाबला करने के मन में अगर सोचते हैं, तो हमें वहाँ पे सबसे पहले तो बड़ा अच्छा हमको उसको कलेवर देना पड़ेगा, एक पेंट बड़ा अच्छा हमको करना पड़ेगा। नॉर्मली जो सरकारी स्कूल आपको दिखाई देंगे वो सफेद रंग का चूना उनमें हो जाता है, हरे रंग की पट्टी हो जाती है और बस उसको मान लिया जाता है कि ये स्कूल हो गया। तो हमारा एक बड़ा प्रयास है कि एक अलग तरीके का स्कूल हम वहाँ की दूर दराज की जनता सर को दें। एक 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 इसमें प्रश्न था सर, ये मतलब ये बीच में इंटरप्ट करके थोड़ा प्रश्न आप कंटिन्यू करते रहिएगा। इसमें ये था बिल्कुल, कि ये वही स्कूल है जो कि मतलब अपने अटल आदर्श के लिए फीडर बनेगा, ये वही स्कूल है आगे? इसी को हमने सोचा है सर, इसी बिल्कुल इसी को, को। इसमें 125 बच्चे हैं, 100 के ऊपर, 100 के आसपास बच्चे हैं इसमें। तो इसको जी ही आप आगे चलते हुए अटल, मतलब बेसिकली अटल आदर्श की जो बात कर रहे हैं उस स्कूल के लिए ये एक प्राथमिक स्कूल है जो उसके लिए फीडर, यहाँ के बच्चे पढ़ के उस स्कूलों में जाएंगे। तो यस। मतलब ये आगे चलते हुए एक मॉडल स्कूल बनने वाला है। हाँ सर, आप बोलिए सर, जो आप बोल रहे थे। हाँ तो मैं यही यही कह रहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उस स्कूल के लिए इमेजिन कर रहे हैं आज की डेट में, हम सोच रहे हैं कि ऐसा हम कर दें, तो वो उसके लिए हमको कम्युनिटी के जो है सहयोग की जरूरत है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस अभियान को हमने बाहर से लोगों की मदद नहीं ली थी। सिर्फ सबसे पहला आह्वान मैंने खुद अपने टीचर्स के साथ किया था, और सभी ने खुले दिल से उसमें मदद की है। फिर बाद में अभिभावक भी सामने आए हैं, और खुद मैंने 12,000 रुपए से शुरुआत की थी उस स्कूल के लिए। और हमारा ये प्रयास है कि हम उस स्कूल को एक अपने सहयोग से वो बड़ा अच्छा स्कूल और वेल इक्विप्ड स्कूल बना के दिखाएं। अच्छा, तो तो अभी धीरे कितना धीरे फंड रेज हो गया है? हाँ, अभी सर अराउंड हमारे पास 55,000 रुपए इकट्ठा हुए। 55,000 रुपए इकट्ठा हुए हैं। अभी आपने 2-3 हफ्ते हुए हैं, अभी 3 हफ्ते हुए हैं जी शायद सर, अभी शुरू जी किया। सर। हाँ जी। जी, और तो हम इसमें सर वही प्रश्न आ जाता है कि क्यों जरूरी है कि सहयोग करना, मतलब क्यों जरूरत पड़ रही है? एक शिक्षा विभाग, पैसा आता है, पर समाज का क्या, क्यों हस्तक्षेप होना चाहिए उसका सहयोग करने के लिए? आप उसके लिए अगर लोगों को बोल रहे हैं, अगर आप, मैं आपसे बोलता हूँ, आप अभी लोगों से अगर आप मांग कर रहे हैं, जी एक जी। मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व की बात भी आ जाती है, तो आप उसके लिए अगर मांग करते तो आप क्या बोलेंगे? वैसे तो हमने अभी भाई जनरल पब्लिक से किसी की कोई हेल्प नहीं मांगी। खाली अभिभावकों की बैठक हुई थी, उसमें थोड़ा सा उन्होंने खुद 8-10 हज़ार रुपए जनरेट किए हैं। लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि अभी एक काशीपुर ब्लॉक में मेरी बैचमेट ने पढ़े अपने 3-4 स्कूल उन्होंने कम्युनिटी के सहयोग से, क्योंकि वहाँ पे प्लेन्स में तो काफी सारे एनजीओज भी मदद कर देते हैं, उनकी इंडस्ट्री भी है वो भी मदद कर देते हैं। तो उन्होंने एक स्कूल ट्रांसफॉर्म किया है, उसकी फोटो मैंने मंगवाई थी। तो जब उसकी फोटो देखी मैंने, तो मेरे अंदर भी एक उत्साह हुआ कि नहीं भाई ऐसा स्कूल हम बनाएंगे। तो फिर मैंने उन मैडम से उस पेंटर का भी नाम नंबर लिया जिसने उस स्कूल को उस कंडीशन में लाया था। तो कल ही मेरी बात हुई, जी तो मैंने बोला भाई हमें भी एक स्कूल ऐसा ही बनाना है जैसा आपने काशीपुर ब्लॉक में बनाया है, क्या इसमें खर्चा लग जाएगा? बोला सर पूरा स्कूल करोगे या सिर्फ क्लासरूम? अगर चलो दोनों का बता दो आप। तो उसने बताया सर पूरा स्कूल विद मटेरियल मैं करूंगा 2.5 लाख रुपए में, और अगर आपको सिर्फ क्लासरूम करवाने हैं वो मैं करूंगा 1.5 लाख रुपए में। तो फिर हमने तो वो सपना ही छोड़ दिया कि नहीं भाई हमारा इतना, हमारे इतने फंड्स नहीं है। और सरकार ने भी जो इस साल का रख रखाव का 50,000 रुपये दिया था वो हमने स्कूल की बाउंड्री वॉल को मजबूत और वो पुख्ता मजबूत करने में लगा दिया है। और हमारे पास अब ये मुश्किल से 50-55 हज़ार है, तो हमको इसी में करना पड़ेगा। तो जो एक हमारा ड्रीम है, जी। जो सपना है, वो फंड्स की कमी की वजह से हम पूरा करने में अभी कामयाब नहीं है। लेकिन हो सकता है लोग जुड़े। और इसमें मेरी बातचीत भी चल रही है, अगर कोई जैसे नेरोलक पेंट कंपनी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर हमें पेंट दे दोगे तो हम पेंटर को बुला के कर लेंगे। तो देखते हैं कितना हम, जी, पहली बार ये प्रयास तो पूरे इसमें लोग कर पूरी रहे हैं। पूरी पूरे पूरी की जरूरत कितनी है वैसे इसमें? सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इट्स एंडलेस, वो बेसिक नहीं, चीज। हाँ मतलब सर दिल्ली क्योंकि दिल्ली दिल्ली, अभी एक प्रश्न आया सर, दिल्ली के स्कूल जैसे बनाए गए हैं, दिल्ली के स्कूलों के बारे में राय बताइए। तो दिल्ली के जैसे संसाधन बने हैं उसके बारे में वैसा स्कूल बनाना है तो अगर जैसे दिल्ली में बने वही मैं हैं वही गवर्नमेंट कह रहा स्कूल। हूँ कि प्लेन्स में थोड़ा सा फंडिंग इजीली मिल जाती हाँ, है। इजी होता है। जो हाँ है इंडस्ट्रीज हैं, सीएसआर फंड्स हैं उनके, वो हेल्प कर देते हैं। लेकिन पहाड़ों में हमारे पास नहीं है कुछ भी ऐसा, और हम अभिभावक हाँ से भी नहीं मांग सकते क्योंकि हमारे पास अभिभावक ही हाँ वही है कि भाई नहीं है वो हाँ, इतना विभाग खर्चा भी निम्न निम्न वर्ग के हाँ, होते हैं। हाँ जी। तो
हम बिल्कुल किसी से, हम किसी तरीके की कोई तो नहीं, इसमें हमने मतलब सब। पूरी फंडिंग कितना, आप कितना बजट लेकर चल रहे हो, कितना चाहिए? मतलब 19,86,000 का जो बजट है जो अभी वर्तमान में है, 12,86,000 उसका पहले था, तो मतलब आप कितना लेकर वो चल तो रहे हो, कितने फंड्स की बन जरूरत है? चुकी है सर, वो तो बिल्डिंग तो बन चुकी है, अब हमको उसको हाँ हाँ। एक तरीके से फर्निशिंग करना है। अभी अगर हम मतलब बच्चों के लिए अभी तो सही हमारे पास वातावरण बनाना है, बच्चों के लिए पढ़ाई का वातावरण बनाना है, उसको वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो जी मतलब रंग लगाते हैं जो स्कूलों में, वो वातावरण बेहतर करने के लिए है। बिल्कुल लड़के उसमें, बिल्कुल बच्चे जो उसमें हैं, कि बच्चे बिल्कुल उसमें बेहतर बिल्कुल। ढंग से पढ़ सकें, ज्ञान हाँ को मतलब कहीं ना कहीं केंद्रित कर सकें और ढंग से मतलब ज्ञान उनके अंदर जाए इस तरीके से शायद, तो ये चीजें जी होती हैं। तो सर इसी बिल्कुल। में ही मतलब अभी कितनी जरूरत है, अगर आप थोड़ा बोलें तो? सर अभी मेरा तो विजन ये है कि मैं वहाँ पे कम से कम एक क्लासरूम को तो स्मार्ट क्लासरूम बना दें। दोनों कमरों में जी। हमारे कुछ ऑडियो विजुअल एड्स इस तरीके के हो जाएं, जैसे एलईडी स्क्रीन लग जाए। और कुछ हमारे पास प्ले वे मटेरियल होता है, छोटे छोटे बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं उसको, जैसे प्ले स्कूल्स में सबके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट प्ले स्कूल्स में जी वो सर। सारी चीज, खेलने कूदने की चीजें, वो सारी मतलब एक बड़ा अच्छा सा माहौल, जो बच्चा जाते ही वो लगे कि अलग ही दुनिया में आ गया हो। तो ये हम देना चाह रहे हैं। तो हमने वैसे मन में तो कुछ नहीं सोचा कि भाई हमको एक इतने अनिल पैसे चौहान की जी का जरूरत ही है। एक प्रश्न ऐड हुआ है। जी सर इसमें एक अनिल चौहान जी का इसी में ऐड हुआ है कि अटल आदर्श स्कूल होगा तो उसमें क्या छात्रों को हॉस्टल की सुविधा भी मुहैया होगी? सर, अभी ये जैसे मैंने पहले ऐसा। बताया कि हमारा जो एक स्कूल क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ है, उसके तो बगल में ही गर्ल्स हॉस्टल है ऑलरेडी। 9 to 12 की बढ़िया है। बच्चियां रहती हैं। और अच्छा। आने वाले टाइम में सरकार का क्या रूप होता है, फिलहाल तो ये डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में ही डेवलप, रेजिडेंशियल। जी जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि चक्राता में ऑलरेडी रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं, जैसे आश्रम पद्धति जी स्कूल सर। है हमारे, केजीबी भी है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है एकलव्य स्कूल की भी बात चल रही है। तो ये जी चीज अभी पाइपलाइन में है, तो अभी इसमें अटल उत्कृष्ट के लिए अभी रेजिडेंशियल फैसिलिटी का प्रावधान नहीं है। ठीक है सर। तो सर ये वही, अब वापस आते हैं त्यूनी के, जो अगर सामाजिक कहीं ना कहीं हस्तक्षेप की बात करते हैं तो उसमें मतलब फंड्स के हिसाब से आप फंड कितने, उसके अंदर 55,000 हो गए हैं, और आपका एक टारगेट जो आपने एक सोचा है, एक ढांचा, तो वो कितने रुपए में बन पाएगा? सर मैं तो मतलब अभी क्या बताऊं कि पेंटिंग वाला जो ही आपने मेरे से डेढ़ प्रपोजल लाख प्रपोजल जो मांग रहा बनाया है था। आपने, वो प्रपोजल कितने में है सर, वो कितने? तो अगर अभी उसमें दर्शक मैंने देख रहे हैं, अगर आप लोग जी जी कंपनियों में जी काम जी। करते हैं कोई लोग, तो आप भी अपनी कंपनी वगैरह से अप्रोच कर सकते हैं सीएसआर के अंतर्गत। ये सामान साल खत्म होने वाला है, कुछ का बचा होगा तो दे दें। हम तो सर हाँ यही आह्वान करते हैं कि आप चाहे हमें पैसे मत दो, आप हमें सामग्री दे दो जो आपको उचित लगता है हाँ बच्चे सर, के लिए, हम वो भी कोई चीज बढ़िया रोगी सर। वो बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने प्रयास से जितना कर पाएंगे हम लगे हुए हैं। जी सर। पब्लिक से ऐसी ठीक हमारी है कोई सर। डिमांड। ठीक है। तो इसमें सर एक और चीज है, इसमें आपने जैसे बात करी सामग्री अगर कोई दे सकता है प्ले स्कूल से संबंधित, किसी को लगता है बुक्स जी हो जी गई, या कोई बलून्स होते हैं पुराने बच्चों से, अपने ही जी बच्चों के, आपकी कुछ खेल कूद से संबंधित चीजें होंगी, जी एक्टिविटी जी। बुक्स हो गई, हाँ या हाँ कोई और भी गतिविधि से संबंधित होती हैं, आप लोग जी अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, तो वो मुझे जी लगता है त्यूनी क्षेत्र में जो आसपास के जो गांव से बच्चे आते हैं उनके लिए अगर आप लोग दे सकें, दान कर सकें, तो आप सर जी का जी नंबर जी हम लोग बिल्कुल। इसमें शेयर कर देंगे, इसी पोस्ट में। आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, और माधवर चौहान जी का भी मैं शेयर कर दूंगा नंबर, तो उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। तो जैसे उन्होंने बोला कि अगर कोई पेंट खरीद के देना चाहता है तो पेंट खरीद के दे दे, कोई लकड़ी दे जी सकता सर है तो लकड़ी दे दे, कोई बिल्कुल। अगर कुछ और चीजें हैं, आपको लगता है बच्चों को बॉल वगैरह होती है, कुछ और चीजें होती है, खेल कूद का सामान है, तो वो दीजिए। जी ठीक है सर। इसमें एक बिल्कुल। और अब आपसे प्रश्न है सर, ये स्मार्ट क्लास की आपने बात करी, तो जी स्मार्ट क्लास में जो बीते वर्ष में जो कोरोना के चलते हुए स्मार्ट क्लास जो कोशिश हुई थी, इंटरनेट की जी। भी काफी समस्या रहती है, तो इसमें आपको स्मार्ट क्लास के बारे में आपकी क्या सोच है? आगे चलते हुए कहाँ कहाँ पे स्मार्ट रूम्स बनने वाले हैं या नहीं बन रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए जरा। जी मैं अभी अपने सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड सरकार ने ही पूरे प्रदेश में कुछ माध्यमिक स्कूलों को चयनित किया है, जिसमें हमारे ब्लॉक में 5 स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट क्लास या ऑनलाइन क्लास चलती है, जो कि हमारा SCRT देहरादून राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के अंदर सिचुएटेड है। वहां से कौन से स्कूल उसका सर? हाँ राजीव जी। गांधी नवोदय एक हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है, वहीं के परिसर में SCRT ऑफिस है। वहां से रिले होता है, और 5 इंटर कॉलेज हमारे मेहरावना, चिल्लाड़, अटाल, कैराड़ और ट्यूनी,
इनमें हमारे स्मार्ट क्लास चलती है, वहाँ पे कौन सर? उनका मेरावना, टाइम टेबल चिल्लाड़, केराड़, त्यूनी और पांचवा कौन सा था एक और? अटाल, अटाल। अटाल। ये इनमें माध्यमिक हमारे यहाँ स्कूल में, मतलब अपर अपर प्राइमरी, मतलब एक तरीके से। अच्छा। इंटर कॉलेज में फिलहाल, अच्छा। इंटर कॉलेज। अब खाली इंटर कॉलेज में? जी 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 जी, खाली इंटर कॉलेज। अच्छा। जी। तो उनमें ये कक्षाएं प्रतिदिन संचालित होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की उसका टाइम टेबल है, और बच्चे वहाँ, एक रूम उसके लिए स्पेशली डेवलप किया गया है, वहाँ बच्चे बैठते हैं और उनको वो फिर लाइव जो है उनको पढ़ाई का मौका मिलता है। तो ये एक हमारी सर ये सरकार का इंटरवेंशन है फिलहाल। अभी हो रहा है, ये अभी वर्तमान में चल रहा है? चल रहा है सर, चल रहा है जी, कंटिन्यू। स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर 5 जगहों पे? अच्छा। जी सर, जी सर। जी सर। तो इसमें सर ये अभी मैं वही बोल रहा था, स्मार्ट क्लासेस के बारे में आपको क्या लगता है, उसकी बेनिफिट क्या है? मतलब अगर डिजिटल क्लासरूम की बात करते हैं हम, तो आपको लगता अभी है सर इसमें बेनिफिट इसमें, है पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से डिजिटल एजुकेशन के लिए? जी अगर हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी तो इसका काफी फायदा इसलिए हो सकता है कि जैसे ये चक्राता बहुत दुर्गम क्षेत्र है, तो अभी हमारे जो जूनियर हाई स्कूल हैं, कुछ जूनियर हाई स्कूल अभी भी ऐसे हैं जिनमें मैथ साइंस के टीचर नहीं है। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि भाई उन बच्चों को मैथ साइंस के कोई टीचर किसी दूसरे स्कूल से और इस क्लासरूम के माध्यम से पढ़ा दे, तो एक बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है, वहाँ हम कुछ स्पेशलाइज क्लास, हमारे हमारे यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे टीचर हमारे पास उपलब्ध हैं, वो कुछ स्पेशल सेशंस हमारे बच्चों के लिए, जैसे लैंग्वेज स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कुछ इस तरीके की स्पेशल चीज कर सकते हैं। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे हम ऐसे ऐसी थोड़ी थोड़ी जगह पे डेवलप करेंगे, तो ये लॉन्ग रन में बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। अच्छा, पहाड़ों के हिसाब से आप कहते हैं कि डिजिटल एजुकेशन काफी यूजफुल हो अच्छा सकती है रहेगा, मतलब सकारात्मक हो सर। सकता है। ठीक है सर, इसमें बिल्कुल। अभी वर्तमान में कहीं पर इसका अच्छा एप्लीकेशन मिल रहा है हमारे क्षेत्र में ही, या कहीं आपको लगा है कि हाँ भाई इससे लर्निंग आउटकम में फर्क आए? पूरे अपने उत्तराखंड के क्षेत्र की बात कर सकते हैं, ऐसे कोई स्कूल हैं जो दुर्गम क्षेत्र में थे और उनसे बहुत फर्क पड़ा है डिजिटल एजुकेशन से? हाँ, जी 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 सर, मैं यही जोड़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, जैसे हाँ एक जी। इंटर कॉलेज जो हमारे, जिनमें ये 5 इंटर कॉलेज जो सेलेक्ट किए हैं, सॉरी मैं बताना चाहूंगा, स्कूल ही नहीं है, भटाड़ है, वो बहुत दूर का स्कूल है। वहां पे कौन हमारी सा सर? ये सॉरी, अच्छा, आवाज भटाड़ थोड़ी कट गई। कख्याल में है। हाँ। हाँ जी, तो अच्छा, ये ठीक है। स्कूल अपने आप में देहरादून जनपद मुख्यालय से सबसे दूरस्थ इंटर कॉलेज है। ये करीब जी सर। देहरादून से 220 किलोमीटर की दूरी पे है, और मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर से इसकी दूरी लगभग 120 130 किलोमीटर पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है, सपोज कोई इस सब्जेक्ट की कोई लेडी टीचर है, उसको 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव जाना पड़ गया, तो उसकी जो भरपाई है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। दूर दराज जी के सर। क्षेत्र में इस तरीके से उन बच्चों को, जैसे अभी क्लासरूम चल रही है, बराबर हर सब्जेक्ट के उनको पढ़ाया जा रहा है, उनका टाइम टेबल है, तो कहीं ना कहीं वो कमी पूरी हो सकती है इस माध्यम से। अच्छा, जैसे कोई टीचर छुट्टी पे जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लोगों की कमी है, टीचरों की कहीं ना कहीं कमी है, तो वो तो आपका क्षेत्र नहीं है। तो सर इसमें एक प्रश्न आया है, और मैं अब थोड़ा अंतिम चरण की तरफ, आप एक यही प्रश्न है, वैसे थोड़ा हमने पहले इस पे बात करी थी, यही प्रश्न कहा जाए कि हम लोग थोड़ा अंतिम चरण पे इस पे बात कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल में छात्र संख्या जो घट रही है, तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? शिक्षा विभाग क्या कर सकता है, आपके ही जो लोग जुड़े हुए हैं, और बाकी आम जो नागरिक हैं उनके लिए आपका कुछ संदेश? ये सुल्तान रावत जी का प्रश्न था, ये खुद समता स्कूल चलाते हैं जाखादार में। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये चीज मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि स्कूल कम स्ट्रेंथ हो रही है। और हो सकता है एक तो थोड़ा सा इसमें हमारा ये भी है कि भाई कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता बढ़ी हो, परिवार भी अपना वो कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग का भी एक इसमें है, हो सकता है। आने वाले टाइम में हमारी जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में, ये भी एक चीज निकल के आएगी। और दूसरा, ये इसमें मैं ये डिनाई नहीं करूंगा फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे माइग्रेट फॉर द सेक ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू देयर वार्ड। ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन अब इसमें युद्ध स्तर पे हमने प्रयास शुरू किए हैं कि भाई जो एक बीच में ट्रस्ट डेफिसिट हमारे स्कूलों के लिए क्रिएट हुआ था, हम वापस इसको विन करें। और इसका एक लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अगेन ट्यूनी वन स्कूल हमारा, मतलब बिना बिल्डिंग के, बिना उस खंडर में
भी हमारे पास 116 बच्चे थे और हमारे मातवर जी को मना करना पड़ा अभिभावकों को कि भाई अब नहीं हम ले सकते, हमारे पास जगह भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग बोल रहे थे कि नहीं जी आप ले लो। तो ये उन उन उस टीम ने अपना एक ट्रस्ट गेन किया है उस इलाके में, और मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा ही ट्रस्ट हमारे लगभग सभी स्कूलों में सभी टीचर गेन करते हैं। और शायद आने वाले टाइम में ये तस्वीर बदल जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे सुधरेगी, जैसे जैसे कलेवर चेंज होगा, वैसे वैसे रुख वापस हमारी तरफ आएगा बच्चों का, ये मुझे विश्वास है। और इसी के लिए हम संकल्प हैं। बिल्कुल हमारा टारगेट यही जी है कि सर। हम एक क्वालिटी एजुकेशन हम रूरल एरिया में हम दे पाए। ये बिल्कुल हमारा टारगेट है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी सकारात्मक बात हुई और कुछ मतभेदों के बारे में बात हुई। वैसे तो शिक्षा विभाग से सब ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला पलायन का सबसे बड़ा कारण शिक्षा विभाग को माना जाता है, फिर भी आपने लोगों के प्रश्न लिए। तो इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कोई सर संदेश फिर से अगर आप देना चाहते हैं स्कूल के बारे में, और लोगों से कुछ चंद शब्द अगर कुछ बोलना मैं चाहते हो किसी भी टॉपिक पर। यही कहना चाहूंगा कि आप और हम, मतलब शिक्षा विभाग और हमारे सम्मानित जो अभिभावकगण हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, वो एक ही है। मिलजुल के अगर हम प्रयास करेंगे तो ये खोई हुई जो हमारी गरिमा है इन स्कूलों की हम वापस जरूर प्राप्त कर लेंगे। हमें सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। आप सहयोग दीजिए और हम आपको आउटकम, यही मैं एश्योरेंस देना चाहूंगा कि सभी दर्शकों को कि आपके सहयोग से हम प्रयास करेंगे और बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे, और कर भी रहे हैं। मैं जी सर। अंत में एक और बात बताना चाहूंगा कि मेरे सामने सामने मुझे 6 साल होने वाले हैं, और हर साल एक दो बच्चा हमारा राजीव गांधी नवोदय जैसी परीक्षा में, जवाहर नवोदय जैसी परीक्षा में निकलने लगा है। बालिकाएं भी निकल रही हैं। तो ये एक बड़े सुखद संकेत है। जहाँ एक टाइम ऐसा भी था कि बहुत कम संख्या में बच्चे आवेदन करते थे हमारे सरकारी स्कूलों से इन परीक्षाओं के लिए, अब बच्चे आवेदन भी कर रहे हैं और सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो तस्वीर बदल रही है, और उम्मीद रखिए आपके सहयोग से हम इसको और भी आगे लेके जाएंगे। जी सर, मैं माफी चाहूंगा सर, थोड़ा एक प्रश्न एक है, वो 4-5 बार लिख चुके हैं। अंजलि कक्कड़ जी हैं, शायद आपके डिपार्टमेंट से हैं या किसी संबंधित उससे हैं। तो टीचर्स के ट्रांसफर कब होंगे सर, ये डिपार्टमेंट पूछा है। तो ये अगर आप थोड़ा बता सकें। ऐसे तो शिक्षक मैम को मालूम होगा कि अभी इस साल जो है, पिछले अंजलि साल तो कक्कड़। कोरोना की वजह से जीरो सेशन घोषित कर दिया था, लेकिन इस बार जो ट्रांसफर एक्ट के अंदर हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, उसकी प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि पोर्टल हमने अपडेट कर दिया है, और आने वाले समय में जो ट्रांसफर है वही जो लिमिटेड 10% ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट वो होंगे। जी सर, प्रक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षकों ने भी प्रतिभाग लिया, इसमें बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे आउटकम के बारे में बात हो रही थी, तो शक्ति सिंह जी ने लिखा था कि इसको कहते हैं शिक्षा का प्रतिफल, प्रतिफल कहते हैं शायद आउटकम को। तो वन ऑफ ये माय बेस्ट जी। हाँ, ये शक्ति सिंह जी ने लिखा था, उनका वो कमेंट नहीं आ पा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह जी। तो ये आउटकम के ऊपर निर्धारित है, पढ़ाई भी, बच्चे भी, आउटकम भी अगर अच्छा पढ़ाते हैं स्कूल तो बच्चे वहां दिखते हैं। जैसे त्यूनी स्कूल है, वहां पे बड़े तो वो साथ जो वहाँ अध्यापक हैं वो अच्छा काम, और बाकी का भी उसमें सहयोग रहा होगा। केस में वही है कि आउटकम बड़ा दिखा, बच्चे बड़े। और आगे चलते हुए ऐसे भी कह सकते हैं कि एसएमसी जो स्कूल प्रबंधन समितिज हैं, वो भी अपना प्रतिभाग थोड़ा बढ़ चढ़ के लें। वो भी आउटकम के बिल्कुल बारे में जाने कि प्रतिफल क्या होते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। हर महीने मीटिंग होती है, तो आप मीटिंगों में जाएं। और जैसे हमारे जैसे पढ़े लिखे लड़के हैं जो, और लड़कियां हैं, तो हम लोग भी गांव जाते हैं, तो एक बार स्कूल में चक्कर मार ले, ताकि हमें पता जी लगे जी, क्या हो रहा बिल्कुल है, कैसा बिल्कुल हो रहा है। आप लोग थोड़ा ज्यादा बिल्कुल जानकारी ले पाएंगे। जी सर, बाकी जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हैं। और दर्शक, बाकी मैं सर का नंबर भी शेयर कर लूंगा इसमें, और माधवर सिंह जी का। ट्यूनी स्कूल में अगर आप लोग प्रतिभा कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इन काइंड सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने बच्चों का कोई सामान पुराना बचा हुआ है या कोई नया खरीद के दे सकते हैं, तो जरूर सहयोग करें। अच्छा रहेगा कि हमारे क्षेत्र का स्कूल है, आदर्श विद्यालय बन रहा है आगे। तो पंकज जी ने कुछ सपना देखा है, माधवर जी ने सपना देखा है, तो और वो हमारे समाज के लिए ही है, हमारे समाज का स्कूल है, हमारे समाज के बच्चे जाएंगे। तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ठीक है, धन्यवाद सर, पंकज जी। Thank you, गुड sir. नाइट। Thank you for giving me this थैंक यू। opportunity, and thank you all the viewers, थैंक यू। and थैंक wish यू you all the सर। very best. Thank you. थैंक यू Good थैंक यू day. सर। गुड नाइट सर।